हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लेक्चर 15 ऑफ हिंदी कंटेंट। और इसमें हम आपके साथ जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है वर्तनी अर्थात स्पेलिंग्स, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं स्पेलिंग्स। और याद रखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वर्तनी से देखा गया है पिछले कुछ सालों में लगातार इस विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। और वर्तनी इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि कभी कभी एक जरा सी गलती वर्तनी में, अब जैसे आपके सामने अगर आपको उदाहरण दिख रहा हो, पहला ही वैसे तो पेज है, बट की और की दोनों जो भिन्न भिन्न शब्द हैं, इन दोनों में ही कितना अंतर होता है। की का मतलब होता है जैसे कि राजा की रानी, संबंध बताता है। लेकिन ये जो होता है कि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा राजा हूं की, तो ये दोनों शब्दों को जोड़ता है। तो कितना अंतर होता है। सिर्फ एक मात्रा से ही शब्दों की जो वर्तनी है, वर्तनी में जरा सा परिवर्तन करो तो अर्थ का कितना ज्यादा परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आशा करती हूँ इसे आप अच्छे से समझेंगे। वैसे जो स्टूडेंट्स पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मैं बता दूं, इससे पहले जो हमारा लेक्चर था वो था पर्यायवाची और विलोम शब्दों पर। और वहां पर भी आपको ध्यान रखना था कि जैसे हर और हरी, इन दोनों में केवल एक ई की मात्रा का अंतर है। लेकिन अब हर का मतलब होता है महादेव या प्रत्येक, और हरि का मतलब बंदर भी होता है, घोड़ा भी होता है और विष्णु जी भी होता है। तो इसलिए एक अर्थ की वर्तनी में थोड़ा सा परिवर्तन करें तो उसके अर्थ में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है। तो इसलिए सही वर्तनी बहुत आवश्यक है, सही अर्थ के लिए भी और आगे से सही भाषा के प्रयोग के लिए भी। तो सबसे पहले तो वही हम परिभाषा से ही प्रारंभ करते हैं, क्योंकि पेपर में आपको परिभाषा किसी की भी पूछी जा सकती है। तो बेसिकली वर्तनी कहते किसे हैं। लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा, साधारण परिभाषा। कभी कभी स्टूडेंट्स को लगता है यार इस इतने बड़े लेवल पर आकर हम इतनी छोटी सी परिभाषा लिखेंगे, गलत ना हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। कहते हैं ना, जो सिंपल होता है उसी को लोग समझने में सबसे ज्यादा मुश्किल खड़ी करते हैं। तो इसलिए चिंता मत कीजिए, वर्तनी की परिभाषा है तो आप सिंपल इतना सा लिख सकते हैं, लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। भाषा की वर्तनी का अर्थ उस भाषा में शब्दों को वर्णों से अभिव्यक्त करने की क्रिया को कहते हैं। ये जस्ट उसकी एक्सप्लेनेशन है। अब हिंदी भाषा का पहला और बड़ा गुण ध्वन्यात्मकता है। ध्वन्यात्मकता मतलब जो ध्वनि से संबंधित हो। अब हिंदी भाषा ही हमने क्यों कहा, आपने देखा होगा इंग्लिश, इंग्लिश की खासियत क्या है। अगर आपने इंग्लिश के शब्द देखे हों, डायरी या डेयरी, वहां पर क्या है कि इतना ज्यादा हम अंतर नहीं कर पाते। अब जैसे इन में आई एन भी हो सकता है, ई एन भी हो सकता है। फिर येन, अब वैसे तो वाई ए एन होता है, लेकिन कभी कभी हम मतलब ए की प्रोनाउंसिएशन ई की तरह करते हैं, ई की प्रोनाउंसिएशन आई की तरह करते हैं। ई और आई में पता ही नहीं चलता अंतर क्या है प्रोनाउंसिएशन में। तो बाकी भाषाओं में ये अवगुण है, लेकिन हिंदी भाषा का सबसे बड़ा गुण क्या है कि उसका वो ध्वन्यात्मकता, कि हिंदी में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा भी जाता है। ये जो हमने तीसरे पॉइंट में बोला है कि जैसा बोला जाएगा बिल्कुल वैसा ही लिखा जाएगा। हिंदी में उच्चरित ध्वनियों को व्यक्त करना बड़ा सरल है। वही कि हिंदी में जो बोला जाता है बिल्कुल वैसा ही लिखा जाता है, इसलिए इसकी लिखित अभिव्यक्ति बहुत ही सरल होती है, आसान होती है। अब जैसे हमने कहा भाषा, भाषा में हमें पता है कि यहाँ पे श की जगह स नहीं आएगा, क्योंकि हम भाषा नहीं बोल रहे हैं, भाषा बोल रहे हैं। तो जैसा बोला जाएगा वैसा लिखा जाएगा। लेकिन अब इसका अपना एक अवगुण भी है, जो व्यक्ति सही से बोलेगा नहीं फिर वो लिखेगा भी गलत, ये चीज भी इसमें आती है। फिर हर चीज के गुण अवगुण होते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमें वर्तनी सही करनी है तो उसके लिए पहले उच्चारण सही करना होगा। तो वही जो मैंने बोला कि वर्तनी का सीधा संबंध उच्चारण से होता है। हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा भी जाता है। तो यदि उच्चारण अशुद्ध होगा यानी गलत होगा तो वर्तनी भी फिर अशुद्ध ही होगी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये देखिए, जैसे अगर हम सिंपल बोलते हैं ज्वाला, ज्वाला जल रही है, तो ज्वाला। अब ज्वाला में हमने ज जो है ना बहुत जल्दी बोला, लेकिन अगर हम ये बोलेंगे ज्वाला, हमें भी अच्छे से पता है कि अगर हम इसे प्रोनाउंस करेंगे, इसका उच्चारण करेंगे, तो इसे हम ज्वाला नहीं जवाला बोलेंगे, जवाला, क्योंकि ज के साथ अ का स्वर है। तो ये है ज्वाला, ये है जवाला। दोनों में अंतर आपको पता चला ना, उच्चारण में कितना अंतर होता है। लेकिन जहां पर गलती होती है, पेपर में जिस प्रकार के प्रश्न आते हैं, जैसे ये है चिन्ह।
अब ये जो है ये सही है और ये गलत है, जबकि अधिकतर जो लोग हैं वो ये प्रयुक्त करते हैं। उन्हें लगता है कि इसका जो सही उच्चारण है वो है चिन्ह। कितने चिन्ह हैं, चिन्ह बताओ, साइंस। लेकिन चिन्ह नहीं होता, चिन्ह होता है, चिन्ह। च के बाद ह का स्वर आना चाहिए और न का बाद में, चिन्ह। ये सही उच्चारण है, चिन्ह। और यहां पर चिन्ह में अंतर क्या है, दोनों में, चिन्ह में ह आधा है और चिन्ह में न आधा है। ये न के नीचे जैसे हलंत है, हलंत का मतलब क्या होता है कि वो व्यंजन जो है वो भी स्वर रहित है, उसमें भी कोई स्वर नहीं मिला हुआ। तो इसलिए चिन्ह, इसमें ह आधा आएगा और न पूरा आएगा। अब यहाँ पर एक और भी चीज आती है, जैसे एक तो हमने कहा कि उच्चारण गलत होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि जैसे कुछ लोग होते हैं जिनका मातृभाषा के प्रभाव के कारण, अब सबकी मातृभाषा भिन्न है भारत में, तो किसी की पंजाबी है, किसी की तेलुगु है, किसी की मराठी है, किसी की हरियाणवी है, भिन्न भिन्न भाषाएं हैं भारत में। और अपनी मातृभाषा के कारण हम कभी कभी एक शब्द को भिन्न तरीके से बोलते हैं, भिन्न प्रकार से हम बोलते हैं, लेकिन उसके कारण फिर हम उसकी लिखित अभिव्यक्ति भी गलत कर देते हैं। और कभी कभी नहीं भी होती, लेकिन कभी कभी हम गलत कर देते हैं। जैसे मैंने आपको ये तो सिखा दिया कि इसको स कहते हैं, इसको श कहते हैं। अब जिनको नहीं पता सही अर्थ, वो क्या करेंगे, अंश और अंश, वो अंश को अंश बोलेंगे और उन्हें लगेगा कि अंश है, स बोले तो वो लिखेंगे भी अंश ही। ये देखिए, तो लेकिन अंश का मतलब बिल्कुल भिन्न होता है, अंश का मतलब बिल्कुल भिन्न होता है। तो ये मातृभाषा या बोली के कारण थोड़ा सा अंतर आ जाता है। उसी प्रकार अगर एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये जो ओ और औ का स्वर होता है, यहां पर जैसे या ए या ए का स्वर, ये क्या है, पूर्वी उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बहुत अंतर है। जैसे ये जो है, इसे हम भैया नहीं बोलते हैं, अगर हम घर पे भी बोले तो हम कहेंगे भैया। अब यहाँ पर हमने भैया ईया बोला है, तो यानी इसका मतलब ये नहीं हम य और या लिखेंगे, हम यहाँ पर ए की मात्रा डालेंगे। तो यहाँ पे हम ए की जगह बोल तो भैया रहे हैं, लेकिन लिख हम ए रहे हैं। तो इसलिए वर्तनी की भी कुछ नियम होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। उसी प्रकार अब ये है खेवैया, अब हम खेवैया नहीं बोलते, हम खिवैया बोलते हैं, खिवैया। और देखिए इसमें ख के साथ ई का स्वर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन साउथ में क्या होता है, अब जैसे अय्यर, अय्यर ऐसे ही लिखा जाता है, नैयर, अय्यर, इन्हें ऐसे ही लिखा जाता है। लेकिन खिवैया को हम इस प्रकार से नहीं लिखेंगे कि खे व य और या। तो पीछे जो भी हमने पढ़ा था अभी कि खिवैया भैया, उन चीजों में थोड़े से नियमों की आवश्यकता होती है और वो थोड़ा सा आपको अभ्यास से ही पता चलेगा। अब आते हैं एक मुख्य चीज पर, शब्दों की जो वर्तनी होती है, स्पेलिंग्स, उसमें दो प्रकार की अशुद्धियां आ सकती हैं, कि जो गलतियां होती हैं वो दो प्रकार की हो सकती हैं। या तो वो वर्ण संबंधी हो सकती हैं या शब्द की रचना संबंधी हो सकती हैं। वर्णों में क्या आते हैं, स्वर और व्यंजन। तो वर्ण संबंधी अशुद्धियां ही होती हैं अक्सर, कि जैसे पीछे हमने देखा था अभी कि अंश का हमने अंश लिख दिया, तो श की जगह स लिख दिया, तो उसमें हमने व्यंजन गलत लिखा, तो वो आपकी वर्ण संबंधी अशुद्धि हुई। उसी प्रकार अगर हम जैसे कि लिख रहे थे ज्वाला, उसमें हमने आधे ज की जगह पूरा ज लिख दिया, ठीक है ना, तो वहां पे फिर हमने मतलब कि वो चीज सही से नहीं लिखी, तो वो भी आपकी वर्ण संबंधी अशुद्धि आ गई। या फिर गलती क्या आती है, शब्द रचना संबंधी, कि जैसे हमने बोला अभी जो हमने पीछे देखा था खिवैया या कौआ। अब जैसे हम बोलते हैं कौआ, कौआ, हम इसका मतलब ये नहीं है कि क के साथ वो आधा और वो वा पूरा लिखेंगे, कौआ, हम लिखेंगे कौवा, क के साथ औ का स्वर, बड़े ओ का। ये देखिए, जैसे हम बोलते हैं तुम ना तैयार हो जाओ, बोलते हम तैयार हैं, लिखते तैयार हैं, तैयार। तो इसका भी अंतर आपको पता होना चाहिए, हम तैयार नहीं लिखते हैं, ये चीज गलत हो जाती है। तो ये शब्द रचना हमें पता होनी चाहिए कि शब्द रचना कैसे करनी है, शब्द को लिखना कैसे, बनाना कैसे है। फिर कौवा नहीं होता, ये लिखा ऐसे जाता है, लेकिन हाँ बोला जाता है कौवा। इस चीज का आपको पता होना चाहिए। और फिर वर्ण संबंधी, जैसे मैंने आपको बताया, वर्ण में स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, तो वर्ण संबंधी शुद्धि को भी आप दो भागों में बांट सकते हैं, स्वर और व्यंजन। किस प्रकार से, अब जैसे है हाथिनी और हथिनी, हथिनी, अब जैसे हमें लगता है हाथी है, तो हाथी का जो लिंग परिवर्तन होगा वो होगा हाथिनी, जबकि गलत है, हाथी का लिंग परिवर्तन होता है हथिनी। तो यहाँ पे हमें आ का स्वर नहीं लगाना था, आ की जगह अ का स्वर आना था। तो ये तो हो गई आपकी स्वर संबंधी शुद्धि। व्यंजन संबंधी शुद्धि कैसे आएगी, ये देखिए, जैसे स्वर्ण,
अब स्वर्ण, हमने बोला स्वर्ण, लेकिन यहाँ पे न नहीं आएगा, ण आएगा, तो न की जगह ण आएगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स कभी कभी गलती कर देते हैं, तो इसलिए ये हुई आपकी व्यंजन संबंधी शुद्धि कि आपने व्यंजन गलत लिखा। तो ये होती हैं कुछ कुछ प्रकार की शुद्धियां जो हम अक्सर करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हर साल पेपर में ये आते ही आते हैं, तो ये सबऑर्डिनेट 2019 में एक प्रश्न आया था, और देखिए कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन था इसमें, और ये 6 मार्क्स का था। निम्नलिखित अनुच्छेद में आए अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को चुनकर सही रूप में लिखिए। अब वैसे तो पेपर में अधिकतर क्या होता है, आपको 5 शब्द दे दिए जाते हैं या 6 शब्द, और कहते हैं इनकी सही वर्तनी लिखो। तब एटलीस्ट आपको पता होता है कि हाँ इस शब्द में कोई ना कोई गलती है, तो आप उस शब्द को बहुत ध्यान से देखते हैं। लेकिन अगर आपको पूरा का पूरा अनुच्छेद ही दे दिया जाए, तब फिर तो आपको भाई बहुत बड़ी वाली परीक्षा होगी। फिर आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा शब्द गलत है, कौन सा शब्द सही है। तब प्रसाद जी हिंदी के युग प्रवर्तक कवि। अब प्रवर्तक, अब आपको ना उच्चारण पता होना चाहिए। अब जैसे ये जो है, इसमें क्या है, प्र तो सही है, लेकिन ये जो व के ऊपर आधा र है ना, हमें पता होना चाहिए जहां पर भी ये ऊपर आधा र आता है, ये हमेशा जिस व्यंजन के ऊपर आता है उससे पहले बोला जाता है। तो यानी अगर ये व के ऊपर आया तो कैसे बोला जाएगा, प्ररवतक, प्ररवतक, जो कि गलत है, यानी कि इस शब्द की वर्तनी गलत है। ये प्रवर्तक आएगा तो ये व के ऊपर जो र का स्वर है ये त के ऊपर आना चाहिए, यहां पर गलती थी। उसी प्रकार कवि और साहित्य सृष्टा तो थे ही, एक असाधारण समीक्षक और दार्शनिक भी थे। अब समीक्षक, हमें पता है ये हम बोलते हैं समीक्षक, बड़ी ई, समी ई बोला तो यानी बड़ी ई आएगी, तो ये बिल्कुल सही है। बाकी पेपर में थोड़ा सा आप ध्यान ये भी लगा सकते हैं, अब जैसे 1.5 into 12 यानी कि 6 अंक, तो यहां से आपको थोड़ा सा आइडिया लग सकता है कि हाँ हो सकता है कि जो 12 शब्द हैं वो गलत हों, ठीक है ना। तो कुछ कुछ आइडिया आप लगा सकते हैं। या फिर ये हो सकता है कि सिर्फ 6 शब्द ही गलत हो, कि उसमें पहले ये देखना हो कि आप एक तो सही शब्द चुनते हैं या नहीं, और फिर उसकी सही वर्तनी लिखते हैं या नहीं, तो मतलब कुछ भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर वैसे तो इतने सारे अब शब्द हैं, तो लेकिन मैं आपको, अब जैसे है बुद्ध, मौर्य और गुप्त काल। अब हमें पता होना चाहिए बुद्ध काल, लेकिन मौर्य नहीं होता, मौर्य होता है, मौर्य। तो यहाँ पे म के साथ बड़े ओ की मात्रा आएगी, तो ये एक गलत हो गया आपका। उसी प्रकार गुप्त काल के इतिहासिक, अब ये भी गलत है। वैसे तो इतिहास होता है, लेकिन इतिहास का जब ऐतिहासिक बनता है तो वो इतिहास का ऐतिहासिक हो जाता है, ई की जगह ए का स्वर आ जाता है। तो ये देखिए इसमें ये सारे शब्द जो हैं वो गलत थे। प्रवर्तक, मौर्य, ऐतिहासिक, फिर था अन्वेषणों। अब अन्वेषणों में ये अ के ऊपर जो बिंदु है ना, आपको याद होगा हमने बताया था कि ये जो ऊपर अनुस्वार है ये पंचमाक्षरों के स्थान पर यूज होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि अनुस्वार में अगर हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे ना, तो ये पता है उच्चारण कैसा होगा इसका, अन्वेषणों, अन्वेषणों, न इसमें बहुत फोकस से नहीं बोला जाएगा, तो इसे हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा, अन्वेषणों, क्योंकि ये है य र ल व। हमने कहा था ना वैसे भी अनुस्वार के बाद जो वर्ण आता है उसके आधार पर हम उस वर्ग का लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे य र ल व जो है ये तो एक अंतस्थ व्यंजन नेक्स्ट लेवल आ जाता है, उन 5 वर्गों में नहीं आता। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये आधा न है, क्योंकि अनुस्वार तो जो ऊपर है ये आधा म भी कह सकता है, तो अन्वेषणों तो नहीं होगा ना, अन्वेषणों ही होगा। तो उसी प्रकार चढ़ा, ये देखिए जैसे रहस्यों का रंग चढ़ा देते हैं। अब हम कभी कभी हमें लगता है कि ये मिस प्रिंट है, लेकिन नहीं, ये पे यहाँ पे ड नहीं, ढ नहीं आएगा, ढ़ आएगा, उत्क्षिप्त व्यंजन आएगा। तो चढ़ा, तो ढ के ऊपर ढ के नीचे बिंदु भी आएगा, ये भी गलत था। फिर सामायिक नहीं होता, या तो होता है सामयिक या होएगा सामाजिक। अब यहाँ पर हमें ये नहीं पता था कि किस संदर्भ में बोल रहे हैं, तो आप दोनों ही लिख दीजिएगा। अगर आपको दोनों में से एक भी लिख देते हैं तो वो भी सही होगा, कि जैसे जिनका सामायिक जीवन, सामायिक नहीं होता, यह तो होता है सामाजिक जीवन या सामयिक जीवन। सामयिक मतलब सेम समय का, सेम टाइमिंग वाला। फिर अंत प्रेरण, घनिष्ठ, घनिष्ठ नहीं होता, घनिष्ठ होता है, गहरा। तो ये सारे शब्द जो थे ये गलत थे, जिनकी हमने सही वर्तनी नीचे लिखी है। चलिए अब हमने प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन छोटा सा जो है वो आपके साथ डिस्कस कर लिया, लेकिन इसके बहुत सारे प्रश्न हैं जो हम आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले, जाने से पहले हम कुछ अभ्यास प्रश्न आपके साथ कर लेते हैं। जैसे कि अब
निर्देश क्या है, पेपर में निर्देश हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए। त्रुटिपूर्ण वर्तनी वाला शब्द छांटिए। त्रुटिपूर्ण यानी कि ये जो 4 शब्द आपके पास दिए हैं, इनमें से जिस वर्ड के स्पेलिंग्स गलत हैं, जिस शब्द की वर्तनी गलत है, उसे छांटिए। अब यहाँ पे 5th ऑप्शन भी है कि कोई त्रुटि नहीं। ये कब आएगा, जब चारों की वर्तनी बिल्कुल सही है, चारों के स्पेलिंग सही है, तब आप 5th ऑप्शन चूज करेंगे कि इन चारों में से किसी के स्पेलिंग गलत नहीं है। तो अब जैसे चैंपियन, वंचित, अब वंचित नहीं होता, वंचित होता है, कि आपने मुझे इस चीज से वंचित रखा। या मन वांछित, हम कहते हैं ना मन वांछित, कि जो आप मन से चाहते हैं। वांछित मतलब क्या होता है, जो आप चाहते हैं मन से। तो वंचित नहीं होता, वांछित होता है, मन वांछित। तो ये जो है यहाँ पर स्पेलिंग गलत था वंचित का। उसी प्रकार है लिक्विड, धराधर, ऑक्सीजन, राजनीति। अब लेकिन यहाँ पर लिक्विड जो है, लिक्विड होता है, लिक्विड। तो यहाँ पे क आधा आना चाहिए। तो ये देखिए, ये ऐसे आएगा, लिक्विड, क आधा और व पूरा। फिर है आतंकवादियों, अख्तियार, राजनयिक और यथास्थिति। अब इसमें से देखते हैं, इसमें जो है करेक्ट जो है वो कि वर्तनी किसकी गलत है, इसकी। राजनयिक नहीं होता, हाँ राजनेता जरूर होता है, लेकिन राजनयिक नहीं होगा, राजनयिक होगा। न यिक, न के साथ अ का स्वर आएगा, आ का नहीं। तो ये होगी इसकी सही वर्तनी। उसी प्रकार और 3 प्रश्न भी हैं। सक्रियता, आपराधिक, फजीहत और संवैधानिक। अब फजीहत जो है, ये हमें लगता है कि ये हिंदी का शब्द नहीं है, क्योंकि ज हिंदी मतलब भाषा का जो है वर्ण नहीं है, लेकिन हम कहते हैं ना फजीहत हो गई। फजीहत कुछ नहीं होता, फजीहत होता है। तो यहाँ पे ज नहीं आना था, ज आना था, तो इसलिए इसकी वर्तनी गलत है। तो ये फजीहत नहीं आएगा, फजीहत आएगा, ये सही है। फिर स्पोर्ट्स, पारिवारिक, शिलान्यास या उत्तरदायित्व। अब यहाँ पर क्या है, इन चारों की ही वर्तनी सही है, इनमें से कोई गलत नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका फिफ्थ ऑप्शन, किसमें कोई त्रुटि नहीं है, चारों के चारों जो वर्तनियां हैं वो बिल्कुल सही हैं। उसी प्रकार आगे अनुच्छेद, अध्यादेश, शव परीक्षा और सर्वसम्मति। अब ये भी चारों वर्तनियां सही हैं, इसमें भी आपका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो 5th ऑप्शन आएगा, कि इसमें भी कोई त्रुटि नहीं है, चारों की चारों वर्तनियां जो है वो बिल्कुल शुद्ध हैं। तो आपने देखा वर्तनी के बारे में हमने आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस किया, जो इंपॉर्टेंट थ्योरी थी। और वैसे इसमें लॉजिक्स इतने सारे हैं, अगर मैं आपको सच बताऊं, वर्तनी का अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे ना, स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम आपने इसमें ये वाला टॉपिक तो कवर किया ही नहीं। मतलब अभी वर्तनी के ऊपर इतने ज़्यादा लेक्चर्स हो सकते हैं ना कि उनका कोई एंड ही नहीं है। तो इसलिए आप चिंता मत कीजिए, इसका अगला जो हम लेक्चर लेकर आएंगे उसमें हम वर्तनी से संबंधित कुछ नियम भी लेकर आएंगे, जैसे अनुस्वार और अनुनासिक से संबंधित नियम, ए, ओ, औ, उन सब से संबंधित कुछ नियम, वो सारे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और अभ्यास प्रश्न भी लेकर आएंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उन्हीं से पता चलता है कि किस प्रकार के प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए, अगले सेशन में हम एक तो वर्तनी से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, और अगर कुछ कुछ नियम हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे वो भी हम आपके साथ अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। हम आशा करते हैं कि ये जो जितने भी हमने आपके साथ चीज़ें डिस्कस की, ये आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो हम आशा करते हैं आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।